कि चिंतामणि के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। चिंतामणि के भाग 1 में 15 प्रमुख निबंध हैं और डी ऑप्शन दिया गया है, जो चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की को संकलन किया गया है, उनका कुछ नाम है। पूरा निबंधों का नाम तो नहीं है, लेकिन जिसमें प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो ये फेमस निबंध हैं एक तरीके से देखा जाए प्रथम संकलन के अंतर्गत। तो हमें बताना है इस प्रश्न के अनुसार कि सही नहीं है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है। और जैसे ही मैंने बातचीत की शुरुआत की है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है और बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या कितनी है। हालांकि इस पर पहले भी मैंने वीडियोज लेक्चर बनाए थे और आप लोग अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इसका आंसर जान रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है कि चिंतामणि के भाग 1 में 15 प्रमुख निबंध की जगह पर क्या है, 17 निबंध वहाँ पर संकलित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और बाकी जो इसमें फैक्चुअल जानकारी दी गई है, 1939 में प्रकाशित हुआ, इसके 4 भाग हैं और कौन कौन से निबंध प्रमुख रूप से हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि के संपादक के संदर्भ में सही नहीं है। चिंतामणि के संपादन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके का प्रश्न आपको ध्यान देना है नहीं वाले शब्द पे कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पुस्तक का प्रथम भाग रामचंद्र शुक्ल के संपादन में 1930 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक का दूसरा भाग सन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित हुआ। चिंतामणि का तीसरा भाग नामवर सिंह के संपादन में 1983 में प्रकाशित हुआ। चौथा भाग सन 2002 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ, जिसमें 47 निबंध हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले होंगे। तो आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया है कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए वो क्या है, सही हैं। और आप लोग तो अब मेरी पढ़ाने की शैली से इतना परिचित हो गए हैं कि तुरंत ऑप्शन भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सन कितने में हुआ, 1939 ईस्वी। यानी कि आपका जो गूगल रूपी मन है वो अब गूगल की तरह ही काम करना शुरू कर दिया है और इसी चीज़ को हमें फाइनल एग्ज़ाम में भी प्रयोग करना है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो क्या गलत है और बाकी जितने ऑप्शन वो क्या हैं, सही हैं। तो दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। और बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है, ओम प्रकाश सिंह। इन्होंने चौथा भाग के संपादन में कुसुम चतुर्वेदी के साथ इसका संपादन किया और मैंने इनके अंडर में पीएचडी की है। तो इस अनुभव का भी आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस चैनल से जुड़े हैं तो वो काफ़ी आपके लिए आगे के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तमाम और जानकारियाँ आपको समय समय पर मिल सकती हैं। तो बहुत जो गर्व की बात होती है उसको बताना चाहिए और मैंने वैसा ही किया है। बाकी दूसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे कि चिंतामणि के संदर्भ में सही नहीं है। चिंतामणि के संदर्भ में सही नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सही नहीं और नहीं पर आधारित हैं। अब यहाँ पर चिंतामणि के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ऑप्शन दिया गया है, यह विचार प्रधान है, इस पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था, यह सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई थी, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे फैक्चुअल जानकारियाँ होंगी जो कि आप ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़ते हुए या फिर चिंतामणि भाग 1 को पढ़ते हुए इकट्ठा करने की कोशिश किए होंगे। एक दृष्टि जरूर इस प्रश्न में आप सभी को मिलेगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप कितने लोगों से मिले हैं, तो आपको पता है कि जब आप दिल्ली में रहते हैं तो जिन साहित्यकारों आलोचकों को आप पढ़ते हैं किताबों में दूर दिल्ली से दूर रहकर और दिल्ली में आपको उनको देखने का मौका मिलता है, तो संयोग से आप जेएनयू जाएंगे, डीयू जाएंगे तो ऐसे साहित्यकार आपको चलते फिरते नजर आएंगे।
और जिनके बारे में मैंने चर्चा किया उनके साथ तो हमने लगभग 10-11 साल उनके निर्देशन में काम किया है, तो वो मिलना नहीं बल्कि परिवार की तरह की बात हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि चिंतामणि के संदर्भ में सही नहीं है। कुछ बच्चे इसका सही जवाब कह रहे हैं कि बी है, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चिंतामणि जो है विचार प्रधान है, सही बात है। चिंतामणि को उस जमाने में मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ था, ये भी सही है। ये सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा से नहीं हुआ बल्कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद से हुआ है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि जो चिंतामणि भाग 1 का संपादन हुआ वो नागरिक प्रचारणी सभा से नहीं हुआ था बल्कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद प्रयाग से एक प्रेस था, वहाँ से हुआ, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जितने नए बच्चे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल से जुड़ जाएं, बाकी अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और इस चैनल से आप लोगों को अभी नहीं एग्ज़ाम तक आते आते काफ़ी फ़ायदा होने की संभावना है, क्योंकि अब जैसे चुनाव में रुझान आप शुरू के आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगा कर देखते हैं, उसी तरीके से आपको धीरे धीरे इस रुझान का पता चल रहा होगा कि आगे आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोगों को आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। कोटेशन दिया गया है, कोटेशन नहीं है बल्कि ये सुमेलित करना है। पूछा जा रहा है कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है, यात्रा करने चली तो है बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ये बात जो कही जा रही है किसने कहा है और किस भाषा में कहा है, किस रचना में कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि भारतेंदु ने कहा था हिंदी भाषा में, रामचंद्र शुक्ल ने कहा चिंतामणि में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य में, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कविता क्या पर ही बातचीत चल रही है, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से जुड़े हैं उनको मालूम हो गया होगा कि इसका सही जवाब रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप 100 क्वेश्चंस में जाएंगे, जो फाइनल एग्जाम होगा, जिस दिन आपका सेंटर निर्धारित हो जाएगा कि फलाने जगह आपका सेंटर है, उस दिन ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कठिन साबित हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात की तरफ संकेत किया है कि उनके जो निबंध हैं वो विचार प्रधान है, जैसा कि इसके पहले आपने इसको हल भी किया। और उन्होंने कहा कि यात्रा करने चली तो है बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर। बुद्धि जो कि विचार प्रधान होती है और हृदय भाव प्रधान होता है। तो बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं इस पंक्ति में, और पूछा गया कि किस राइटर से संबंध है और किस रचना से, तो आप लोगों ने बता दिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है लंबा सा कोटेशन, और ये कोटेशन लंबा तो है लेकिन आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से कुछ आपको अंश आ जाएं, लेकिन मैंने पूरा अंश उठा लिया है ताकि आपको थोड़ा सा भ्रम न रहे कि इसके राइटर कौन है और ये कहाँ से लिया गया है। ये चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से इस प्रश्न को उठाया गया है, ठीक है। और इसका जो सही जवाब है, पूछा जा रहा है कि इस अंश के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया था भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो यहाँ पर तो बहुत ईजिली आप बता देंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल का है। फिर वही बात मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, आपको उस दिन का भी ध्यान में रखना है कि आपका सेंटर कहाँ रहेगा, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सब अलग अलग प्रवृत्ति के रहेंगे, तो उसमें आपको यहाँ पर पकड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कविता क्या है के संदर्भ में सही नहीं है। कविता क्या है के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है चिंतामणि का पहला निबंध है, यह 1909 में प्रकाशित हुआ था, यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यह रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान में रखना है। कई बार आप जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे
तो जब आपको पेपर मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है, तो उसमें नहीं बोल्ड अक्षर में लिखा रहता है और कई जगह बहुत छुपा के लिख दिया जाता है या फिर उसको इटैलिक फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। तो फिलहाल इसमें आपको बताना कि सही नहीं है। कुछ बच्चों ने इस बारीक क्वेश्चन के आंसर को पकड़ लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सीरियसली देखा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए क्यों गलत है और बाकी सही है? ए इसलिए गलत है कि ये पहला निबंध नहीं है। चिंतामणि आप जब पढ़ेंगे तो वो पहला निबंध नहीं है। कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि वो कौन से नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं कि किस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बनाया गया था और जिन लोगों ने पढ़ा था उनके दिमाग में पूरा ये चित्र उभर कर आ गया होगा कि वाह क्या कितना अच्छा प्रश्न था। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या ये बोरियत भरा प्रश्न है। लेकिन अभी बहुत समय है, आप आराम से इसी तरीके से अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए सभी टॉपिक्स को पढ़िए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है और कई बच्चे इसका आंसर बता भी दिए थे। कविता क्या है चिंतामणि में किस क्रम पर है? ठीक है, कविता क्या है निबंध चिंतामणि में किस क्रम पर है? ऑप्शन दिए गए 3, 6, 9, 11 और आप लोगों ने बता दिया कि ये 11वें नंबर पर है। ठीक है ना। और पहले नंबर पर बच्चे बता रहे हैं कि भाव मनोविकार संबंधी है, अंतिम है साहित्यिक संबंधी। ठीक है, तो इसी तरीके से को रिलेट करके आप जब पढ़ेंगे तो परीक्षा में किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, घुमा फिरा कर भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब जब आप सीरियसली निबंध को पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप बता देंगे और मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था, लगभग 10-12 घंटे पहले मैंने बता दिया था कि इस टॉपिक पर आप चर्चा होगी। और निबंध जो कि काफ़ी ऋण माना जाता है या फिर बोरियत वाला टॉपिक माना जाता है, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है लोगों का, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टोरी की तरह निबंध भी अच्छा लगे, इसमें भी आपका मन लगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को कहता है मरना, जीना, चलना, कविता। ऑप्शन देखिए, जो इस निबंध को बढ़िया से पढ़े होंगे वो इसका सही जवाब बता देंगे। जो बच्चे नहीं ठीक से पढ़े हैं और लाइव क्लास चलते हुए उनको लगा कि कुछ देर के लिए इस क्लास को देख लेते हैं, तो उनको तो दृष्टि मिलेगी और इसका आंसर भी मिलेगा। इसका सही जवाब है, जब आप निबंध को सीरियसली पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन बी, कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। ठीक है, कई बच्चों ने कहा कि कविता है, जो कि मैं जानबूझकर इसमें दिया हुआ था, ये पूरे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे आपको एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए ये जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग लकी हैं कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोबारा जब निबंध को पढ़ेंगे तो एक एक ध्वनि आपके कानों में मेरी गूंजेगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी नींद भी आएगी कि हमने कुछ पढ़ा है। बाकी आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे, हज़ारों टेक्निकल और खूब शोरगुल करके पढ़ाने वाले टीचर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ये होम्योपैथिक दवा की तरह आपको लंबे समय तक, आप जब टीचर भी बन जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं हम अच्छी जगह से पढ़कर आए हुए हैं। सही जवाब इसका क्या हमने बताया? जीना। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना था। बाकी ये जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है ब्रह्म, माया, जगत, धर्म। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि LT ग्रेड। मैं साफ साफ बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपको नेट, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप एक कविता क्या है को, श्रद्धा भक्ति जैसे निबंधों को कभी भी इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप 1 घंटे अगर यहाँ समय दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से आपके 24 घंटे में बहुत ही सदुपयोगी टाइम होगा। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई आपको दबाव नहीं है। आपके जीवन में 15 अगस्त 1947 हमेशा बना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम क्या है। कई बच्चों ने इसका
बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सही जवाब है जगत, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले प्रश्न पर बात करें तो कोटेशन है कि जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अब जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर निबंध पढ़ेंगे तो एक एक वाक्य आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और सार्थक अर्थवान और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगते हैं। और रामचंद्र शुक्ल अंत में जाकर बताते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा करने के बाद उन्होंने कहा तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर तो बहुत ईजिली आप लोग बता दे रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन 100 क्वेश्चंस में ज़रूर इस कोटेशन को ध्यान में रखिए आप लोग। और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखना है। अब आप लोगों के लिए बहुत ही जाना माना प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोगों ने रटा भी होगा इसको, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है ज्ञान दशा, रस दशा, भाव दशा या फिर कविता। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब है, और निशा शुक्ला कह रहे हैं कि मुझे बुखार आ गया है और मैं केवल सुन रही हूँ। चलिए, आप पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, बाकी इस लेक्चर को आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लाइव क्लासेज में करने का आनंद अलग ढंग का होता है। इसी बीच बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया है। जो बच्चे सीरियसली इसको पढ़े हैं और मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं, उन्होंने इसका सही जवाब बताया रस दशा। ठीक है ना। बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो इसको ध्यान में रखते जाएं किसका क्या आंसर है, और कैसे जब दोबारा निबंध पढ़ने जाएं परीक्षा के पहले रिवीजन करने के लिए तो दिक्कत नहीं हो। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उसी टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कहते हैं ज्ञान दशा, रस दशा, भाव दशा या फिर कविता। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अब इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का कि उसे कविता कहते हैं। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आप लोग तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों इत्यादि में पढ़े होंगे। सारे टीचर जितने आते हैं सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे, तुलसीदास को पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बोल देंगे, लेकिन जितनी आपको गंभीरता और सूक्ष्म दृष्टिकोण से यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है, आपको इसका बाद में थोड़ा सा अनुमान लगेगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और इसे किसके समकक्ष मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब पढ़ेंगे कविता क्या है तो उन्होंने लिखा बातों को कहते हुए कि इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और इसे किसके समकक्ष मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों के समकक्ष माना है। ऑप्शन दिया गया कर्म योग, ज्ञान योग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग बिल्कुल, कई बार होता है ना कि ए और बी दोनों, तो सही जवाब यही है। बाकी ध्यान में रखिए कि भाव योग के समकक्ष किसको किसको माना है? कर्म योग को माना है और ज्ञान योग को माना है। ठीक है ना। तो इसको अपने दिमाग में आप रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा जा रहा है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से उठाकर डैश दिया गया भाव भूमि पर ले जाती है। लोक सामान्य, परलोक सामान्य, शास्त्र सामान्य, उपयुक्त सभी। प्रश्न को बड़ा ध्यान से आप सभी को देखना है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर कहाँ ले जाती है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परलोक ले जाती है, कुछ कह रहे हैं कि लोक सामान्य पे ले जाती है।
कुछ कह रहे हैं कि शास्त्र में ले जाती है, कुछ बच्चों के मन में आएगा तो बोल देंगे कि उपयुक्त सभी, जो कि ज़्यादा सेफ्टी है। लेकिन इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे निबंध पढ़े होंगे, कि लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है। जहाँ जगत की नाना गतियों की मार्मिक स्वरूप, साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद, इसके अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस योग की बात की है या फिर किस योग की बात हो रही है? जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर एक योग शब्द जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में बातचीत करना है। अभी मैं ऑप्शन पे आऊँगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये पूरा निबंध है। कई बार एग्जाम में आप देखेंगे इतना दूर आया कि उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति हो सकती है या फिर होती है, किसका कथन है? ठीक है ना, बीच में से ही उठा लेता है। तो जिस अनुभूति की बात यहाँ पर हो रही है, ऑप्शन दिया गया भाव योग, ज्ञान योग, कर्म योग या फिर अनुभूति योग। तो इसका जो सही जवाब है इस लंबे पैराग्राफ के क्वेश्चन का, कि जो डैश दिया गया है वहाँ पर अनुभूति योग शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अंदर से मैंने सवाल पूछ दिया है, बस इसलिए कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको इस टाइप से भी सवाल पूछे जाएं, जिससे कि अगर किसी तरीके से घुमाकर प्रश्न आए तो भी गलत आपका नहीं हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर था अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। अच्छा, जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे वो इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे कि जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कई लंबे चौड़े प्रश्न रहते हैं, उसको पढ़ने में ही बहुत टाइम, कई बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो कुछ कुछ इस तरीके से कठिन क्वेश्चन आपको सामने आने चाहिए, जिससे कि आपको एक अभ्यास हो जाए कि कैसे प्रश्नों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है, किसका कथन है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, किसका कथन है? सभ्यता के वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, किसका कथन है? आप लोगों ने बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए समझने के लिए भी है कि इसी प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा, किसका कथन है? तो इसका भी सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो कोटेशन अपने दिमाग में रखिए कि अगर परीक्षा में आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा, किसका कथन है? तो ये भी जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध से लिया गया है। और ध्यान में रखिए, इनका मानना है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण होंगे, चढ़ते जाएंगे, वैसे ही कविता करना भी आवश्यक हो जाएगा और कवियों के लिए कविता लिखना भी कठिन हो जाएगा। आज वर्तमान दौर में आप सभी को इसका आभास भी हो रहा होगा कि कविता कितनी कठिनाई से कवि लोग लिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, अपेक्षित होता है। ऑप्शन रिक्त स्थान हमें भरना है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि एक चीज़ है जो कि अपेक्षित है। वो क्या है? ऑप्शन दिया गया है शब्द ग्रहण, बिंब ग्रहण, ध्वनि ग्रहण या फिर वाक्य ग्रहण। तो जो इस निबंध को बढ़िया से पढ़ा होगा तो तुरंत इसका सही जवाब बता देगा कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, अपेक्षित क्या होता है? अपेक्षित होता है। देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। अभी तक बच्चे जरूर अनुमान लगा रहे हैं लेकिन सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो सीरियसली इसको पढ़ा होगा जरूर बताएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बिंब ग्रहण। जब आप दोबारा निबंध पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही आपको आराम मिलने वाला है और एक दृष्टिकोण से आपको लगेगा कि हमने कविता क्या है अपने जीवन में तो बहुत बार पढ़ा, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के बाद जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अचानक समझ में आना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। इस चीज को एकदम से ध्यान में रखिए। हाँ, शुक्ल जी को टेढ़ी खीर सीधी खीर मानने से नहीं, उसको ठीक से पढ़ना है। बाकी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको कई बार पढ़ेंगे तो भी दिक्कतें ही होती रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, ऑप्शन दिया गया है कि यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट विषय का ही हो सकता है। अब निर्दिष्ट विषय कौन है? गोचर, मूर्त या फिर दोनों या फिर अगोचर और अमूर्त। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आप जान रहे हैं कि दोनों हो जाएगा, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है। लेकिन आपको आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंब ग्रहण में दो चीज़ों को माना है, गोचर और मूर्त। ठीक है ना? दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य दृष्टि को कहाँ कहाँ माना है? कविता क्या है पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने काव्य दृष्टि के बारे में चर्चा किया है और कहाँ कहाँ माना है। ऑप्शन दिया गया है नर क्षेत्र के भीतर, कहीं मनुष्येतर वाय सृष्टि के, कहीं समस्त चराचर के, या फिर उपयुक्त सभी। तो तीन काव्य दृष्टियों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। जब निबंध आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रश्न के हिसाब से आप देख लीजिए कि उन्होंने नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्येतर वाय सृष्टि में और समस्त चराचर में काव्य दृष्टि को माना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, कोटेशन दे दिया गया, किसका कोटेशन है? ठीक है, शोभा और सौंदर्य की भावना, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति बसना के रूप में बनी हुई है, जब यह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचारी थी, ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और भारतेंदु इत्यादि का नाम दिया गया है। और एक चीज़ और है कि आप लोगों के सिलेबस में हिंदी निबंध में बाल शिव शंभू के चिट्ठे को बालकृष्ण भट्ट का बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जो भी यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बार भी सिलेबस को प्रूफ रीड करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं जिस पर कि मैं 1-1.5 साल पहले क्वेश्चन उठा चुका हूं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि एक बार टाइपिंग एरर होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी। मुझे वही दृश्य याद आता है जिसमें रंगभूमि में कि एक बार छप्पर को जलाया जाएगा, 2 बार जलाया जाएगा, सैकड़ों बार जलाया जाएगा, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, एकदम से निष्क्रियता पड़ी हुई है। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? हो सकता है कि उनको दोबारा निबंध पढ़ना पड़ेगा। खैर, बड़े लोग हैं, उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। फिलहाल आप लोग उसका सही आंसर दिमाग में रखिए कि शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है, न कि बालकृष्ण भट्ट का है। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, भावों में संचार के लिए मार्ग खुलता है। भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है क्या? ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, कर्म। ठीक है, तो भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है, कौन सा
मार्ग खोलता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। मान लीजिए यही फाइनल एग्जाम में आ जाएगा कि किसका कथन है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इसका सही आंसर बता देंगे। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, किसका कथन है? आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका जवाब बता दिया कि रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी ऑप्शन में दिए थे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। अगले प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 26। ये भी जब आप डीपली इस निबंध को पढ़ेंगे तो आराम से बता देंगे। इसलिए मैं डीपली बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके के प्रश्नों को बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के पास वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें होंगी, लेकिन मन में एक रहता है कि काश कोई एक ऐसी बुक रहती जहाँ पर निबंधों, उपन्यासों, कहानियों, अन्य गद्य विधाओं पर खूब अच्छे से मैटर दिया रहता और हम उसको याद कर लेते। इसीलिए कई बच्चे हैं वो बार बार PDF के चक्कर में रहते हैं। अब मुझे पूरा पता है कि PDF भी रख लेंगे, प्रिंट आउट भी रख लेंगे, खूब उसको पेन से रंग भी लेंगे, स्केच पेन से भी रंग लेंगे, लेकिन दिमाग में एक अक्षर नहीं बैठेगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब तक आप किसी चीज़ पे बहुत समय नहीं देंगे और कोई चीज़ बताई जा रही है उस गाइड के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कतें होती रहेंगी। तो इसलिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो आप निकाल के रख ही सकते हैं। बाकी कितना समय बचाएंगे? आप मोबाइल देखते होंगे, रील शुरू करेंगे, रील देखना शुरू करेंगे 15-15 सेकेंड का, पता चला कि आप 1.5 घंटे से रील ही देख रहे हैं। और इस जो लेक्चर चल रहा है बहुत लोग आए होंगे तुरंत चले गए होंगे। तो जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको मैं काफ़ी शाबाशी देता हूं कि वही हैं इस युद्ध के असली योद्धा। बाकी लोग तो धराशायी हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है कि इसको लाइक कीजिए। मैं कभी देखते होंगे आप बहुत ज़्यादा आप लोगों पे नहीं प्रेशर बनाता हूँ कि पढ़ने से पहले लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए। आप लोग फ्री हैं एकदम, देख लीजिए कंटेंट को, आपका हृदय खुद बोलेगा। क्योंकि जब अंगुलीमान का हृदय परिवर्तित हो सकता है तो आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर मैं जाऊं इससे पहले मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में PhD का एग्ज़ाम हुआ था और संयोग से इसी चैनल से एक बच्चे जुड़े थे और वो आए थे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए और मुझसे खोजते हुए उन्होंने परिचय किया और उन्होंने कहा कि सर आपने जो UGC नेट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर वीडियो बनाया है उसको मैं एग्ज़ाम सेंटर तक देखते हुए गया था। अगर वो PDF रहता तो वो खोजना शुरू कर देते कि मैं कहाँ सेव किया था, किस नाम से सेव किया था। कई बार PDF बहुत विलीन हो जाती है, जैसे कबीर ने लिखा कि बुझ समानी समुद्र में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, बाद में मैं इस पर और डिस्कस करूँगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका सही जवाब हम अभी नहीं बता पाए। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय जन ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही, फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य का डैश दिया गया क्या हुआ होता गया, ज्ञान व्यवसाय, बुद्धि व्यवसाय, बल व्यवसाय, विद्या व्यवसाय। तो जो निबंध पढ़ा होगा उसका सही जवाब तुरंत बता देगा कि किस चीज़ का त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बुद्धि व्यवसाय होता गया। यानी कि जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय जन ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही, फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसाय होता गया। और उसका एक जीता जागता उदाहरण खुद इस चैनल पर देख रहे होंगे। मैं किस चीज़ का व्यवसाय कर रहा हूँ? मैं बुद्धि का व्यवसाय कर रहा हूँ और आप लोग उसी चीज़ के व्यवसाय को आगे करने के लिए अपना पढ़ रहे हैं। अगर सारे लोग टीचर्स हो जाएंगे, प्रवक्ता हो जाएंगे तो बोलने का ही पढ़ाने का ही तो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो गया? बुद्धि व्यवसाय। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो इसमें कहते भी हैं कि बल बुद्धि विद्या देहूँ, सब कुछ दें और बल बुद्धि और विद्या, इन तीनों की वहाँ पर एक तरीके से भक्तगण मांग करते हैं। तो प्रसंग आया तो मैंने बता दिया। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे
उच्च भूमि पर ले जाती है। तो यहाँ पर एक डैश दिया गया है जिसको कि हमें बताना है कि वहाँ पर डैश में क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान है कि कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे क्या करती है। राजेश शर्मा लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपर भी करवा दीजिए। पहले हम सेकेंड पेपर आप सभी को बता देंगे, इसके बाद मौका मिलेगा तो फर्स्ट पेपर पे भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अभी उम्मीद बनाए रखिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, मनुष्यत्व, ठीक है ना, कि उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व के उच्च भूमि पर ले जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और उस परीक्षा में संयोग से मैं भी अभ्यर्थी के रूप में था और उसी का परिणाम है कि इसको मैंने तुरंत क्वेश्चंस के रूप में रख दिया। कल्पना दो प्रकार की होती है। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी। आप लोग भी अपने जीवन में लगातार कल्पना करते होंगे, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो कल्पनाओं के बारे में चर्चा की है। वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है विधायक और ग्राहक, ऐच्छिक और अनैच्छिक, दृश्य और अदृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे इसको पढ़े होंगे तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे और जो नहीं पढ़े होंगे उनको आज पता चल जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के किन दो प्रकारों के बारे में चर्चा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब दोबारा आप लोग कविता क्या है पढ़ेंगे तो आपको खुद इतनी प्रसन्नता होगी कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने सही जगह पढ़ा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विधायक और ग्राहक। कल्पना के दो प्रकार माने हैं, विधायक और ग्राहक। ये वो विधायक नहीं है जो आप चुनाव में वोट देते हैं, वो वाले विधायक को नहीं है, बल्कि यहाँ पर कल्पना का एक प्रकार बताया गया है, विधायक और ग्राहक। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है। कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? ऑप्शन दिया गया है विधायक, ग्राहक, ग्राहक है, ठीक है ना, विधायक और ग्राहक। तो कवि की में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? दोनों में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन कि कवि में विधायक कल्पना की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर बात करें, जब कवि की बात हो गई तो श्रोता या पाठक में कौन सी कल्पना अपेक्षित है? ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में कही हैं। बस अंतर यह है कि जब आप पढ़ने जाते हैं निबंध को तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तो कठिन लिखा होगा, समझ में नहीं आएगा। आप पहले से ही डरना शुरू करते हैं, मानो वर्तमान समय में क्रिकेट के बुमराह हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उनके यारकर से आप लोग डर रहे हो, ठीक है ना। फिलहाल उसी डर को मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। श्रोता या पाठक में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राहक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा जा रहा है कविता के उद्देश्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिक जोर दिया है, किस चीज़ पर? कविता के उद्देश्य पर बातचीत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर किस पर ज़्यादा जोर दिया है? मनोरंजन है, कविता का उद्देश्य मनोरंजन करना है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है, समाज सुधार करना है, राजनीति को दिशा दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब सारे बच्चे लगभग जान गए कि एक तो ऑप्शन बहुत बड़ा है और यही चारों ऑप्शन में सबसे ठीक ठाक लग रहा है, तो इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। एक तो आप लोगों का अनुमान ये भी हो सकता है, तर्क ये भी हो सकता है और यही सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता का अंतिम लक्ष्य, ये हो सकता है कोटेशन के रूप में भी आ जाए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। किसका कथन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है।
ये तो हो गया सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से सौंदर्य हम बाहर की वस्तु को ही मानते हैं। बाहर से ही जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हम सुंदर मानते हैं, जो चीज़ खराब लगती है उसको खराब मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर लिख रहे हैं कि बाहर की वस्तु नहीं है बल्कि मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सही नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा मेरी कोशिश है कि ये नेटवर्क भी सही चल रहा है, बाकी स्क्रीन भी सही चल रही है। आप लोगों का हो सकता है कि नेट क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी, देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा की विशेषता में किसका उल्लेख नहीं किया है। जब कविता क्या है पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा के 4 विशेषताओं की तरफ संकेत किया है। दोबारा जब निबंध पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा की विशेषता में किसका उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा अलग ढंग का हो गया। ऑप्शन दिया गया, जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी का एक नहीं बल्कि बहुत से रूपों का व्यापारों का एक सा चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। थोड़ा सा विकल्प बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन आपको धैर्य से पढ़ना है। ऑप्शन सी है, कविता की भाषा में अर्थ विन्यास की विशेषता होती है, अर्थ विन्यास होता है। ऑप्शन डी है, जो संस्कृत से ही आई है वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोध शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना कि कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन इसका है कि ये क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा की विशेषता दी है इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो तीनों हैं बड़े बड़े वो सब आते हैं। ठीक है, अर्थ विन्यास के स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ण विन्यास का प्रयोग किया है। यही क्या है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था। ठीक है ना, अर्थ विन्यास की जगह पर क्या होगा, वर्ण विन्यास। और बाकी जितनी विशेषताएं हैं वो सब सही होंगी, और अगर इसको अर्थ की जगह वर्ण कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो परीक्षा तो ऐसी ही होती है। ठीक है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही स्थिति यहाँ पर हो गई। ऑप्शन सी जो है वो क्या आ गया, प्रश्न के अनुसार सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यही कोटेशन आ जाएगा तो आप लोग पूरा एकदम गूगल, इंटरनेट, ऑब्जेक्टिव, किताबें खोज के एकदम परेशान हो जाएंगे कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसने कहा है, किसने कहा है। खोजेंगे नहीं, बल्कि कोई हिंदी का विद्वान आपका सीनियर मिल जाएगा जो कि कई रचनाकारों के जन्म तिथियों को याद करके बैठा हुआ है और सब में प्रिय भैया के रूप में, प्रिय दीदी के रूप में फेमस हो गया है। अब उससे पूछेंगे कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये किसका कथन है। ठीक है ना, जो कि इसी निबंध में लिखा हुआ है। ऑप्शन दिया गया, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने लिखा नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा, किसका कथन है। यही कथन अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता रहेगा, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी कोटेशन के तौर पर ही है, लेकिन इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम ध्यान में रखिए। मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली जाएगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं, किसका कथन है। यानी कि जो कविता है
वो मनुष्यों के लिए ही ज़रूरी है, बाकी ये जानवरों के लिए ज़रूरी नहीं है। किसका कथन है? जाहिर सी बात है, कविता क्या है, निबंध से लिया गया है। दिव्या प्रजापति लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बीएचयू एंट्रेंस के लिए भी है। देखिए, हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो ये चैनल पूरी तरीके से हिंदी साहित्य के लिए समर्पित है, तो जाहिर सी बात है कि बदलते हुए पैटर्न और छोटी छोटी जानकारी दोनों चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो है कविता क्या है पे जितनी भी बातें कही गई हैं वो कोई फालतू बातें तो नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और मैं कहूँगा कि हाँ, बीएचयू एंट्रेंस के लिए भी ये है। कोई भी पीजी एंट्रेंस है, जो नेट हो, प्रवक्ता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि इंटरव्यू की भी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं, एक इंटरव्यू में मैं गया था, मुझसे पूछा गया कविता क्या है, तो मैं भी रटा हुआ था कविता क्या है की परिभाषा। उन्होंने कहा कि इसके आगे का भी 2-3 वाक्य बताइए, तो मैं नहीं बता पाया क्योंकि आगे का 2-3 वाक्य मैं नहीं याद किया था। मैंने कहा कि सर मुझे नहीं मालूम है, अब कविता क्या है का निबंध परिभाषा मैं याद कर लिया था और धड़ाल से बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे पीछे का भी बताइए। तो ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये आपको इस चैनल से जुड़ने पर समय देने के बाद ही मिलेगा। अगर ये मैंने बता दिया आपको, हो सकता है कि आपके साथ भी इसी टाइप का हो जाए कभी, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर जो कोटेशन दिया गया है, ये सही जवाब इसका है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, देखिए एक खतरनाक टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु, रिक्त स्थान दिया है, कम होती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पढ़ा रहेगा वो तुरंत बता देगा कि नाद कविता से नाद सौंदर्य से कविता की आयु क्या होती है। आप लोगों ने बता दिया कि बढ़ती है। कुछ बच्चों को लगेगा कि नाद सौंदर्य यानी कि ध्वनि आवाज़ होगी, तो हो सकता है कि उसकी आयु कम हो जाए। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कुछ न कुछ इधर उधर अंड बंड करके उसका आंसर दे देगा और आके उसी को बार बार बोलेगा, तर्क देगा कि मैं सही लगाया हूँ, बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया।